स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल जैन क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 है उस वीडियो पे हम लोग क्या पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं, रासायनिक समीकरण पढ़े हैं, अभिकारक पढ़े हैं और उत्पाद पढ़े हैं। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक वहां पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस पार्ट 2 वीडियो को आप देखिए तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि अभिकारकों रिएक्टेंट्स को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों प्रोडक्ट्स को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, एक से अधिक पदार्थों की स्थिति में दो पदार्थों के बीच प्लस का निशान लगाया जाता है। तीर की दिशा उत्पाद की दिशा में होती है और अभिकारक की दिशा को बताती है। ठीक है, और तीर चिन्ह का जो निशान होता है वह क्या करता है कि अभिक्रिया की दिशा को बताती है। ठीक है, कि किस ओर अभिक्रिया हो रहा है उस चीज को वहां पर हमको बताता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अभिकारकों को तीर के बाईं ओर, जैसे यहाँ पर मैं पहले एक एरो मार्क्स लेता हूं, आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो मार्क्स लिया। ठीक है, तो अब इस तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक को लिखेंगे। ठीक है, इधर अभिकारक होगा और इधर आगे की ओर ये क्या होगा, उत्पाद होगा। उत्पाद को लिखेंगे। अब इसी में हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, एक सबसे इजी एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम लोग बार बार हम लोग देख रहे हैं, ताकि एक एग्जाम्पल को देखें और अच्छा तरीका से सीखें। उसके बाद में आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहां पर लेते हैं H2 प्लस Cl2 एरो मार्क, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि तीर चिन्ह के बाएं तरफ LHS में, ठीक है, अभिकारक को लिखा जाता है और RHS में अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद को लिखा जाता है। और समझने वाली बात क्या था कि यदि दो पदार्थ हुए, ठीक है, एक पदार्थ रहेगा तो प्लस का कोई हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि दो पदार्थ हुआ, ठीक है, तो उसके बीच में हमको क्या करना है, प्लस का सिंबल लगाना है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, मतलब ये दो पदार्थ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि प्लस का सिंबल के साथ में हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उत्पाद में यहाँ पर सिर्फ एक पदार्थ है, तो यहाँ पे कोई भी प्लस का सिंबल हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, दो रहता इधर तो हम लोग इधर भी प्लस दिखाते और हम लोग जो पदार्थ बनता उस पदार्थ को हम लोग लिखते। ठीक है, और ये एरो चिन्ह जो है वह अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल है हम लोगों का NaCl, ये सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 एरो मार्क, ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, और ये क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ये वाला जो दोनों पदार्थ है ये क्या है, ये अभिकारक है। अच्छा तरीका से समझिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, और एरो चिन्ह से आगे ये क्या है, ये उत्पाद है। ठीक है, इसके भौतिक अवस्थाओं को भी हम लोग दिखा सकते हैं, आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, यहाँ पर भौतिक अवस्था हम लोग का क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि मैं आप लोगों को दूसरा चीज फिर से बता देता हूं कि ये अभिकारक जो है, तो अभिकारक के बीच में अगर दो पदार्थ है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, उत्पाद में भी यहाँ पर दो पदार्थ है तो यहाँ पर भी प्लस लगाए हैं, यहाँ पर भी प्लस लगाए हैं, और यहाँ बीच में क्या है, एरो मार्क्स है जो अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम लोग सीखेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने की विधि हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो मार्क जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये शब्द समीकरण है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको संकेतों में लिख लेते हैं। तो जिंक के लिए Zn आ जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4, एरो मार्क के लिए एरो लिख दिए, जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस आप लोग जानते ही हैं H2। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है ना, पहले चेक करेंगे कि ये क्या संतुलित है या असंतुलित है। उससे पहले मैं यहाँ पर और कुछ एक नियम बता देता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये Zn है, तो ये Zn के ना आगे कोई संख्या है ना पीछे कोई संख्या है। जैसे कि यहाँ पे 2 रहता, इधर 2 लिख देते। ठीक है, तो अगर किसी भी पदार्थ में अगर Zn हो तो Zn के आगे हो तो ये 2 जो है ये Zn के लिए है। ठीक है ना, और ये अगर 2 भी पीछे भी रहे तो ये भी इसके लिए है। तो अगर इसका परमाणु संख्या हम लोगों को देखने के लिए बोला जाए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = ये आ जाएगा 4। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, इसमें Zn का परमाणु संख्या जो है वह 4 है बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, हम लोगों का H2SO4 है, H2SO4 है। तो यहाँ पर S के पीछे यहाँ पर 2 लिखा गया है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 2 होगा। S के ये 2 जो है ये S के लिए नहीं होगा। ये अगर पीछे लिखा हुआ है तो ये सिर्फ आगे वाले के लिए होगा, S के लिए सिर्फ होगा। ठीक है, S के लिए हमारे यहाँ पर क्या होगा, S के लिए हम लोग का 1 होगा, क्योंकि S के ना आगे है ना पीछे है। ये 2 तो इसके लिए था। ठीक है, पीछे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे O4 इसके पीछे है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। और एक चीज यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ। ठीक है, तब ये क्या होगा, ये 2 ये तीनों के लिए होगा, ये तीनों तत्वों के लिए हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के लिए भी होगा, ये सल्फर के लिए भी होगा और ये ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो अब तब हम लोगों को यहाँ पर कैसा लिखना पड़ेगा, 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये S कितना हो जाएगा, S यहाँ 1 था, अब क्या हो गया, 2 हो गया। ये ऑक्सीजन यहाँ पर 4 था, तो ये 4 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस नियम को आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले ये संतुलित है या असंतुलित है। तो पहले इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल के माध्यम से हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की जांच कीजिए। सबसे पहले परमाणुओं की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब देखिए टेबल आ गया हमारे पास में, यहाँ पर आप देख रहे हैं तत्व है। ठीक है, तो यहाँ जितना तत्व यहाँ पर भाग ले रहा है उन तत्वों का नाम मैं यहाँ पे पहले लिख लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेकेंड कॉलम में है हम लोगों का कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। तो अभिकारक में जितना भी परमाणु है उसके संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो ये Zn जो तत्व है, ये Zn में परमाणुओं की संख्या कितना है, मैं अभी जस्ट बोला कि ना तो इसके आगे है कोई संख्या ना पीछे है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे कि एक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से हम लोग इधर वाले पक्ष को भी देख लेते हैं। Zn यहाँ Zn भी यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लिए, 1 लिख लिए। उसी तरह से हम लोग हाइड्रोजन को चेक करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर पीछे 2 है, तो ये H = 2 हो गया हम लोग का, यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, इस साइड में देखते हैं हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या चेक करना है, S चेक करना है। ठीक है, सल्फर, तो ये हम लोगों का यहाँ पर सल्फर 1 है, तो इधर हम लोग 1 लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हम लोगों का ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखेंगे कि हमारा ये O4 है। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ 4 लिख दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उत्पादों में, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है वह क्या है, 4 है। अब देखिए ये 1 = 1 दोनों बराबर है, ये 2 = 2 ये दोनों बराबर है, 1 = 1 ये भी बराबर है। ठीक है, 4 और 4 ये भी बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी तत्व हैं, ठीक है, वह तत्व अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये क्या है,
ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या जो है वह बराबर है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जो असंतुलित हो। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर आपको एक नियम बता दिया कि आपको इस तरह से यहाँ पर क्या करना है, उसके परमाणु संख्या को चेक करना है। अब हम लोग लेते हैं एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। मैं यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज बता देता हूं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वह क्या करता है, वह द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन करता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन करता है, इसलिए क्या होता है कि उसका अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अभिकारकों में परमाणु संख्या इक्वल टू उत्पादों में परमाणु संख्या, दोनों आपस में क्या करना है, बराबर है। इसलिए हम लोगों को किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है, तो इसमें ना किसी तत्व को हम लोग ज्यादा लिख सकते हैं, ना हम लोग कम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, यहां पर इसको संतुलित करना है। ठीक है, आइए हम लोग आगे लेते हैं एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक Fe+H2O एरो मार्क Fe3O4+H2, तो यहां पर फेरट को हम जल के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये फेरट ऑक्साइड बन रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहां पर मुक्त हो रहा है। तो पहले हम लोग इसको चेक करेंगे, इसका परमाणु संख्याओं को चेक करेंगे, तत्वों में जो परमाणु संख्या है उसको चेक करते हैं कि ये आपस में बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक कॉलम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे तत्व उसी तरह से है। ठीक है, तत्वों को मैं इस तरह से लिखा हूं, और यहाँ पे क्या है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में परमाणु की संख्या। तो आप लोग अभिकारक जानते हैं कि ये दोनों अभिकारक हैं और ये दोनों क्या है, उत्पाद है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे Fe, फेरट को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पर Fe3 है। ठीक है, Fe3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये E के लिए सिर्फ 3 है, ठीक है ना, लेकिन हमारा जो तत्व है वहां पर E नाम का कोई भी तत्व नहीं है, इसलिए Fe फेरट है। ठीक है, ये एक तत्व है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, Fe=3 है। अब हाइड्रोजन को लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ हमारा 2 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 2 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ पे इधर देखेंगे हाइड्रोजन, ये 2 लिख दिए, ये तो दोनों बराबर है। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है इधर अभिकारकों में, तो अभिकारकों के परमाणु संख्या में हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं, उत्पाद में देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए। अब चेक करते हैं कि ये क्या बराबर है, 1 और यहाँ 3। देखिए ये फेरट जो है, ये अभिकारकों में परमाणु की संख्या 1 है, लेकिन उत्पाद में 3 है, तो ये बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों भी बराबर नहीं है। कहने का मतलब दो तत्वों का परमाणु संख्या यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो नियम तो हम लोग सीखते जाएंगे, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग तो संतुलित करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग नियम 1 देखते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के सबसे पहले फॉर्मूला के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन ना करें। तो ये जो हम लोग यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखे, तो इसके चारों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बना देना पड़ेगा। ठीक है, और इस बॉक्स में हमको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Fe में एक बॉक्स बन जा रहा है, फिर ये हमारा H2O में भी हमारा बॉक्स बन गया, फिर ये Fe3O4 में भी बॉक्स बना रहे हैं, फिर ये H2 में भी हम बॉक्स बना दिए, जैसा यहाँ पे मैं बताया आप लोगों को, यहाँ पर जब बताया ना उसी तरह से यहाँ पे मैं बना लिया। इसको क्यों बनाया, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे मैं परिवर्तन करता हूं बीच में, ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका नियम 2। नियम 2 में हम लोगों का कह रहा है कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। तो उसमें जो असंतुलित समीकरण जो दिया हुआ रहेगा, उस असंतुलित समीकरण के तत्वों के परमाणु की संख्या का सूची बना लीजिए। उसी तरह से बॉक्स बना लेंगे। ठीक है,
Fe प्लस H2O एरो मार्क Fe3O4 प्लस H2। तो हम लोग का ये पहले भी हम लोग देख चुके थे कि यहाँ पर Fe इक्वल टू 1 था और यहाँ पर उत्पाद में Fe इक्वल टू 3 था, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन अभिकारक में हमारा 2 था और यहाँ पर हाइड्रोजन उत्पाद में भी कितना था, 2 था। तो ये दोनों बराबर था। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर अभिकारक में 1 था लेकिन उत्पाद में ये हमारा 4 था यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पता लगा लिए हैं कि ये कितना कितना तत्वों का परमाणु संख्या है और कौन कौन अलग है, ठीक है। तब हम लोग आगे देखते हैं नियम 3। नियम 3 में कह रहा है कि सबसे पहले उस यौगिक को संतुलित करें जिसमें सबसे अधिक परमाणु संख्या है, उसके बाद उससे कम वाला परमाणु संख्या को संतुलित करें। कहने का मतलब कि जो सबसे अधिक परमाणु संख्या होगा उस परमाणु संख्या को पहले संतुलित करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 दिख रहा है उत्पाद में, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्पाद में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हम लोग पहले संतुलित करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उससे कम वाले को करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे फिर पढ़ते हैं। और संतुलित करते समय किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ जाता है तो उसको पहले संतुलित करना है। यदि संतुलित करते समय यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ गया तो पहले उसको संतुलित करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नियम 4। नियम 4 में हम लोगों का कह रहा है कि परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों में नहीं बदल सकते हैं। तो उसको सूत्र को भी नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम तत्वों के आगे 4 गुणांक लगाकर लिख सकते हैं, जैसे कि 4H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग इस पे क्या बना दिए थे, बॉक्स बना दिए थे, तो इसके बीच में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसके आगे 4 गुना लिख रहे हैं, हम लोग गुणांक में लिख रहे हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग H2O4 देखिए ये पीछे, ठीक है, H2O4 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। या फिर हम लोग H2O4 इस तरह से भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, उसके आगे गुणांक लिखना है। जैसे H2O इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। नियम 5 में आते हैं। नियम 5 में कह रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर चेक करना होगा कि क्या उसका जो हम लोग संतुलित कर रहे थे उसका प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या बराबर है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ नियम 5 में एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा भी हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट में जो एग्जाम्पल समझने के लिए ले रहे थे उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये है हम लोगों का यहाँ पर एग्जाम्पल Fe प्लस H2O, ठीक है। फेरट को जल के साथ में अभिक्रिया करवा रहे थे तो ये फेरट ऑक्साइड बन रहा था और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये 1 है, ठीक है। उस टेबल को मैं यहाँ पर फिर से एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसको हम लोग इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जो नियम पढ़े हैं उस नियम को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरह से हम लोग कॉलम बना देंगे। ये Fe वाला को, Fe इधर क्या है, 1 है। ये बहुत ही आसान है, इसको अच्छा तरीका से आप समझिए, देखिएगा आपको नियम का भी जरूरत नहीं होगा। आप बस क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। यहाँ Fe क्या है, Fe इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा H था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इधर Fe जो है ये हमारा कितना था, 3 था। उसके बाद ये हमारा हाइड्रोजन को लिख लेते हैं पहले, H हाइड्रोजन इक्वल टू इधर कितना था, 2 था। तो ये दोनों तो इक्वल था। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये हमारा 4 था। तो नियम 5 में हम लोगों को क्या कर रहा है कि हम लोग सब लोग को क्या करेंगे, संतुलित करने के बाद में नियम 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि संतुलित करने के लिए उसके आगे लिख सकते हैं, ठीक है। 4H2O के इस तरह से गुणांक में लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरह से, इस वाले तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन 4 है। अब आप यहाँ क्या कीजिए, इस चीज को ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन 4 था तो हमको इधर भी ऑक्सीजन क्या करना है, 4 करना है। तो हम लोग अभी जस्ट देखें कि यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसके आगे क्या करना पड़ेगा, हमको 4 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 4 डाल दिया, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हुआ, ऑक्सीजन 4 हुआ, लेकिन ये हाइड्रोजन का संख्या बढ़ गया, देखिए, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे कि अगर कि संतुलित करते समय किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ गया तो फिर उसको करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया है। तो इसको करने के लिए फिर से मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 4 डाल दिया, ठीक है। तो ये 4 दूना 8, ठीक है, संतुलित हो गया ये दोनों। लेकिन अभी भी हमारा क्या बाकी है,
यहाँ पे Fe3 था, जो कि इधर Fe क्या है 1 है, तो इसके जस्ट आगे मैं क्या करता हूँ 3Fe लिख दिया। Fe के आगे मैं क्या लिख दिया 3 लिख दिया। इसके पीछे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे सिंगल रहेगा तो सिंगल में अगर हम लोग लिख भी सकते हैं तो सिंगल के लिए एक तत्व के लिए चलेगा। जैसे Fe3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एक तत्व था तो एक तत्व के लिए हम लोग लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर नियम में पढ़ रहे हैं कि आगे गुणांक में लिख रहे हैं तो आगे ही गुणांक में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, इसको चेक कीजिए, 5वां नंबर हमको चेक करना था, ठीक है। तो LHS वाले को LHS पक्ष का जो अभी कारक था उसको इधर लिखेंगे और RHS पक्ष में उत्पाद वाला को लिखेंगे। तो अभी क्या है Fe इक्वल टू क्या है 3 है, ठीक है। तो इधर क्या देखेंगे Fe इक्वल टू क्या है, इधर भी 3 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 4 दूना 8, देखिए ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को तो क्या आ जा रहा है 8 आ जा रहा है, हाइड्रोजन 8 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 तो हाइड्रोजन इधर भी क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ऑक्सीजन देखना था तो ऑक्सीजन क्या था यहाँ 4 लगा दिए तो ये 4 जो है ये दोनों के लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए भी हो गया और ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया 4 हो गया और पहले से इधर हमारा ऑक्सीजन क्या था 4 था। तो इस तरह से देख रहे हैं कि Fe3 था तो इधर भी 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है तो इधर भी 8 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी क्या है 4 है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग आसान तरीका से इसी मेथड को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं असंतुलित को संतुलित कर सकते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल को देखिए और अच्छा तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि H2 प्लस, एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये इसको पहले चेक करना है कि ये संतुलित है या असंतुलित है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अभिकारक को इधर लिखेंगे, हाइड्रोजन इक्वल टू 2 है इधर, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरीन इक्वल टू इधर 2 है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या है 1 है और ये क्लोरीन भी इधर क्या है 1 है, इक्वल टू देके इधर 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है ये हाइड्रोजन इधर 2 करना है और क्लोरीन भी 2 करना है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, पीछे नहीं लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 2। तो जैसे ही ये 2 लिखेंगे ये दोनों तत्वों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा, अब हम लोग चेक करेंगे तो इधर हमारा H क्या था 2 था, तो इधर भी हम लोगों का H क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, H इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब क्लोरीन इधर हमारा 2 था तो क्लोरीन भी इधर हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से यह भी क्या हो गया है संतुलित हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे यहाँ पर Mg प्लस O2 एरो मार्क MgO, ठीक है, MgO, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि चेक करेंगे पहले कि इसका परमाणु तत्व जो है, सॉरी तत्वों का परमाणु संख्या है वह क्या है बराबर है या नहीं। Mg क्या है 1 है, ऑक्सीजन इधर क्या है 2 है। अब इधर देख रहे हैं हम लोग Mg इक्वल टू 1 है और ऑक्सीजन भी इधर क्या है 1 है, तो हमको संतुलित किसको करना है ऑक्सीजन को इधर 2 करना है। तो हम लोग यहाँ पर पीछे लिखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसके आगे 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसके आगे 2 लिख दिए तो ये क्या हो गया ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर 2 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन ये मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हो गया है इधर 2 हो गया है, तो इधर वाले को 2 करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसके आगे 2 लगा देते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम क्या हो रहा है 2 हो रहा है दोनों तरफ, यहाँ पर अभिकारक में भी मैग्नीशियम 2 है और उत्पाद में भी मैग्नीशियम 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन का परमाणु 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन यहाँ है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के लिए भी है, तो इधर यहाँ क्या है 2 लिखे हैं, ठीक है। तो अतः यह भी क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए फिर से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, समझने का कोशिश करते हैं हम लोग अच्छा तरीका से, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ है N2 प्लस H2 एरो मार्क, ये हो जाएगा हम लोगों का NH3, ये अमोनियम बन रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनियम बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे, यहाँ पर देखने से ही पता चल जा रहा है कि हम लोगों का N यहाँ 2 है, यहाँ पे N क्या है 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3 है, मतलब ये क्या है असंतुलित है। तो असंतुलित के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए अभी हम लोग बिना इसको बनाए हुए हम लोग संतुलित करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या करना है इधर
3 करना है, लेकिन 3 तो नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग क्या कर देते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए एक क्या करते हैं, इधर अलग से ही एक लिखते हैं, N2 प्लस H2 एरो मार्क NH3, ठीक है। तो इस वाले पे मैं बदल रहा हूँ, यहाँ पे इसको आप मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 लिख दिया। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो है 3 दूना 6 हो जा रहा है, ये हाइड्रोजन बढ़ गया। अब इधर 3 ही है और इधर 6 हो गया है, तो हमको इधर भी 6 करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 तिया 6, ये हाइड्रोजन क्या हो गया 6 हो गया, और ये नाइट्रोजन 2 हो गया, और ये नाइट्रोजन पहले से 2 था, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का संतुलित, ये समीकरण भी हम लोगों का क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। बस आपको एक बार ये वाला को, ये मेथड को समझना था, और समझ जाने के बाद आप देख के ही बता सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। और यहाँ पर ये संतुलित वाला से आपका जैक बोर्ड के लिए ये 3 मार्क्स का निश्चित रूप से आएगा। 3 क्वेश्चन आता है इच 1 मार्क्स, ठीक है। 3 क्वेश्चन रहेगा एक एक नंबर के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, देखना है और सिर्फ हमको क्या करना है, नंबर चेंज करना है कि कौन सा परमाणु संख्या को कितना चेंज करेंगे, जो कि हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल आप लीजिए खुद से, ठीक है, और अपने बुक से ही लीजिए और उसको संतुलित करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।